Hello students, welcome to my channel Roots of Economics. In this video, we are continuing with the ISLM model. So students, अब तक आपने पढ़ा है कि LM कर्व क्या होता है, उसकी क्या शेप होती है, मनी डिमांड और रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या रिलेशन होता है और उसका फर्दर जीडीपी के साथ क्या रिलेशन होता है और मनी डिमांड कर्व हमारा कैसे शिफ्ट करता है. So after understanding all these topics, now you are in a position to understand the next important topic, which is derivation of LM curve. So हम डेरिवेशन करते हैं अब LM कर्व की. So हम स्टार्ट करते हैं LM कर्व की डेरिवेशन, जिसके लिए हमने दो पैनल बनाए हैं, पैनल A एंड पैनल B. यहाँ पे दोनों ही पैनल के y एक्सिस पे हम मेजर कर रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि y एक्सिस पे हम सेम वेरिएबल को मेजर कर रहे हैं, इसीलिए डायग्राम को हमने आमने सामने बनाया है. अगर हमारा x एक्सिस पे वेरिएबल सेम होता तो हमारा डायग्राम ऊपर और नीचे बनता. ओके, सो यहाँ पे LM कर्व को डिराइव करने के लिए हमें मनी मार्केट इक्विलिब्रियम की हेल्प लेनी है. तो पहले डायग्राम ए को देखेंगे. यहाँ पे ये वर्टिकल लाइन हमने बनाई है विच इज द मनी सप्लाई कर्व एंड दिस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन इज द मनी डिमांड कर्व. मनी डिमांड कर्व को लिक्विडिटी प्रेफरेंस भी कहते हैं, तो इसको मैं लेबल कर रही हूँ अल्फाबेट L मीन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस. तो जहां पर आपका मनी डिमांड कर्व मनी सप्लाई कर्व की इक्वल होता है वो आपको देगा पॉइंट E. दिस पॉइंट E इज नोन एज द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, जहां से आपका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट R. अब इसी इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम दूसरे पैनल B में लेकर जाएंगे और यहाँ पर भी हम लेबल कर देंगे इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट R. अब इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हमारी इकोनॉमी में कोई ना कोई जीडीपी लेवल चल रहा होगा, उसको हम अज्यूम कर लेते हैं. हमने अज्यूम कर लिया इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल Y. तो ये R और Y मैच कर रहा है, तो इसने हमें दे दिया एक पॉइंट. सो दिस इज द पॉइंट. सो इन अ वे वी आर डिराइविंग इन पैनल B द LM कर्व. और LM कर्व क्या रिप्रेजेंट करता है कि सारे पॉइंट्स पर क्या होना चाहिए, मनी डिमांड मनी सप्लाई की इक्वल होना चाहिए. तो हमारा ये एक पॉइंट आ गया, इसको हमने मार्क कर दिया पॉइंट A. नेक्स्ट हम केस कंसिडर करेंगे. यहाँ पे दो केसेस लेने हैं. एक बारी हमें रियल जीडीपी को इंक्रीज करना है और एक बारी हमें इसको डिक्रीज करना है. तो फर्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमने इक्विलिब्रियम जीडीपी को इंक्रीज कर दिया टू y1. जैसे ही हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी इंक्रीज होती है तो पार्ट 3 ऑफ द वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था इक्विलिब्रियम जीडीपी के इंक्रीज होने से मनी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. लोगों को लगता है कि जीडीपी ज़्यादा है तो हम ज़्यादा पैसा कैश के फॉर्म में रखेंगे, तो वो मनी डिमांड कर्व को शिफ्ट कर देते हैं राइटवर्ड. अब यहाँ पे देखिए शिफ्ट मैं कैसी कर रही हूँ, दिस इज द नॉन पैरेलल शिफ्ट. ऐसा क्यों है, क्योंकि आपका स्लोप चेंज हो जाता है मनी डिमांड कर्व का. सो यहाँ पर हमारा ये न्यू मनी डिमांड कर्व आ गया जिसको हमने लेबल कर दिया L1. क्लियर. सो दिस शिफ्ट इज नॉट पैरेलल, दिस इज अ नॉन पैरेलल शिफ्ट. और शिफ्ट कैसी हुई है, इन दी upward direction. So this is a positive shift due to increase in the income. अब जब हमारा मनी डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया ऊपर, तो इसने मनी सप्लाई कर्व के साथ नया इंटरसेक्शन दिया. यहाँ पर इसको हमने मार्क कर दिया E1. यहाँ पे नया मनी डिमांड कर्व मनी सप्लाई की इक्वल है, जिसने हमें दिया न्यू इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज R1. दिस इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट वी विल कैरी in panel B also. This is my R1. अब ये R1 रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा R से इंक्रीज होकर कितना हो गया है R. और ये क्यों हो पाया, क्योंकि हमने अपनी इनकम को क्या करा, इंक्रीज करा. तो सीक्वेंस क्या बना, जीडीपी आपकी इंक्रीज हुई, मनी डिमांड कर्व शिफ्ट करा राइटवर्ड, जिसकी वजह से आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कर गया इंक्रीज. तो अब ये R1 किसके साथ मैच करेगा, Y1 के साथ. तो आपका एक और ये पॉइंट आ गया, R1 और Y1 को मैच करता हुआ. दिस इज द पॉइंट P. आफ्टर दिस हम दूसरा केस लेंगे जिसमें हम इक्विलिब्रियम जीडीपी को डिक्रीज कर देंगे. सो ये हमारी इक्विलिब्रियम जीडीपी डिक्रीज हो गई टू Y2. जैसे ही इक्विलिब्रियम जीडीपी हमारी डिक्रीज हो जाती है तो हमारी मनी की डिमांड कम हो जाती है. और मनी की डिमांड कम को हम डायग्रामेटिकली कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे, मनी डिमांड कर्व को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करके. तो हमने शिफ्ट करा मनी डिमांड कर्व टू द लेफ्ट. अगेन ये वाली शिफ्ट भी कैसी होगी हमारी, नॉन पैरेलल, बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ स्लोप.
ये हमारा आ गया L2। अब न्यू मनी डिमांड कर्व ने मनी सप्लाई को इंटरसेक्ट करा नए पॉइंट पर, इसको मार्क करा E3। ये हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम के पॉइंट्स है E1, E3, और यहाँ से हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया जिसको हमने मार्क कर दिया R2। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे R2। नाउ दिस R2 इज मैचिंग विद दिस Y2। तो इनकम के कम होने से मनी डिमांड कर्व शिफ्ट करा डाउनवर्ड, रेट ऑफ इंटरेस्ट करा हमारा फॉल, जिसकी वजह से हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट और Y2 ने नया कॉम्बिनेशन दिया एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया पॉइंट C। अब हमारे पास 3 पॉइंट है A, B एंड C। इसको हम ज्वाइन करेंगे। हमने ज्वाइन करा पॉइंट A, B एंड C, और ये हमारा निकल कर आ गया द कर्व विच इज नोन एज द LM कर्व। ये जो हमारा LM कर्व है ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिफरेंट इनकम लेवल। और ये जो सारे पॉइंट्स है हमारे पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C, ये क्या इंडिकेट करते हैं कि इन पॉइंट्स पर आपका मनी मार्केट इक्विलिब्रियम था। इसीलिए LM कर्व को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऐसा कर्व है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और GDP का पॉजिटिव रिलेशन दिखाता है, वेयर द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम। सो दिस वाज द सिंपल डेरिवेशन ऑफ LM कर्व। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो कि हमारे LM कर्व के ऊपर लाई नहीं कर रहा, A, B, C और उसके बीच में लाई नहीं कर रहा, रादर कोई ऐसा पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट L, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट M। अब ये पॉइंट L और M LM कर्व से हटकर है, तो इन पॉइंट्स पर हमारा मनी मार्केट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो रहा। अगर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता तो वो तो कोई ऐसा पॉइंट देता जो हमारा A, B और C के बीच में लाया करता। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉइंट निकल कर आता है जो कि LM कर्व से हटकर है, दोज पॉइंट्स आर नथिंग बट पॉइंट्स ऑफ द LM कर्व known as the cases of disequilibrium। तो L और M क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है? ऐसे पॉइंट्स जहां पे इक्विलिब्रियम नहीं है। किस चीज का इक्विलिब्रियम? मनी मार्केट का इक्विलिब्रियम, क्योंकि हम कौन सा कर्व पढ़ रहे हैं? LM कर्व। सो दीज आर द केसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, हमारा यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है स्लोप ऑफ LM कर्व। दिस इज द स्लोप ऑफ LM कर्व। जैसे कि हमने IS कर्व में पढ़ा था, LM कर्व का भी जो स्लोप होता है उसके लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स हैं। फर्स्ट, सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन GDP, जिसका मतलब है GDP के चेंज होने की वजह से हमारा मनी डिमांड में कितना चेंज आता है, हमारी मनी डिमांड कितनी सेंसिटिव है। सेंसिटिविटी का दूसरा वर्ड होता है रिस्पॉन्सिवनेस। तो आप इसको समझ सकते हो कि पहले हमारी GDP चेंज हो रही है और उसके चेंज होने की वजह से मनी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। ये आपका है पहला पैरामीटर। सेकेंड पैरामीटर सेज सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने की वजह से आपका मनी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, आपकी मनी डिमांड कितनी ज़्यादा सेंसिटिव है या कितना ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो हम एक एक पॉइंट को डिटेल में समझते हैं। पहले हम समझेंगे फर्स्ट पॉइंट। दोनों पैरामीटर को हमने रीड करके ये समझा है कि बेसिकली मनी डिमांड ही डिसाइड करती है कि आपका LM कर्व का क्या स्लोप होगा। तो पढ़ते हैं हम फर्स्ट पॉइंट को अगेन। सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन GDP। इसको समझने के लिए पहले हम पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ेंगे। कहते हैं कि व्हेन GDP राइजेस, जब GDP में इंक्रीज आता है तो हमारा MPC इंक्रीज कर जाता है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि हम यहाँ पे कौन सी मनी डिमांड की बात कर रहे हैं। हमारी 2 मनी डिमांड होती है। एक होती है ट्रांजैक्शन मनी डिमांड, जिसको हम कैश बैलेंस भी कहते हैं, और दूसरी हमारी होती है स्पेक्युलेटिव मनी डिमांड। मनी को हम 2 तरीके से रख सकते हैं, या तो बॉन्ड्स में या अपने पास इन द फॉर्म ऑफ कैश बैलेंस। तो अगर हम बॉन्ड्स की बात कर रहे हैं तो हम स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी की बात कर रहे हैं, और अगर हम अपने पास कैश बैलेंस की बात कर रहे हैं देन वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। अब यहाँ पे GDP में जब इंक्रीज हो रहा है तो हम किसकी बात करेंगे? हम ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी की बात करेंगे। अब रीड करिए, व्हेन GDP राइजेस
MPC विल इंक्रीज। MPC का यहाँ पे मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर इकोनॉमी में GDP बढ़ रही है तो हर इंसान क्या चाहेगा, ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहेगा, ज़्यादा कंजम्पशन करना चाहेगा। प्रोपेंसिटी का मतलब होता है डिज़ायर, तो हम ज़्यादा डिज़ायर करेंगे कि हमें ज़्यादा चीज़ें खरीदनी है, जिसकी वजह से मनी डिमांड, कौन सी मनी डिमांड, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी हमारी इंक्रीज करेगी एट अ फास्टर रेट एंड देयरफॉर इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप जानते हो कि मनी डिमांड कर्व जब हमारा इंक्रीज करता है, अभी हमने डेरिवेशन में देखा, जब राइटवर्ड शिफ्ट करा तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज कर जाता है। क्लियर। और उसकी वजह से हमारा LM कर्व का स्लोप डिटरमाइन होगा। क्या होगा स्लोप, अब देखते हैं हम केस। कहते हैं हायर द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन GDP। मतलब कि GDP के चेंज होने की वजह से अगर आपका मनी डिमांड बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, सेंसिटिविटी हायर है, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज करेगा और आपका LM कर्व कैसा बनेगा, स्टीपर। यही हमने नीचे लिखा था, इसीलिए हम यहाँ पे मेंशन कर रहे थे फास्टर रेट, क्योंकि हमने केस कंसिडर करा है हायर सेंसिटिविटी का। अब काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हायर का मतलब होता है कि यहाँ पे कर्व हमारा फ्लैटर आना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स। दो वेरिएबल्स के बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो मैटर करता है, कर्व कैसा है, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग, वो भी मैटर करता है। तो इसको मैं आपको एक बार डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप यहाँ पे देखिए, हमने बनाया है X एंड Y एक्सिस। यहाँ पर हम ले रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, हेयर ऑल्सो रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मनी एंड हेयर वी आर मेजरिंग द GDP। क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी दिस फर्स्ट कर्व। यहाँ पर हमने मनी सप्लाई कर्व बनाया है और मनी डिमांड कर्व बनाया है। ओके, दिस इज GDP। ओके, सो मनी सप्लाई कर्व और मनी डिमांड कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकला R1। क्लियर। ये डेरिवेशन का ही आपका पार्ट है। R1 से हमारी इनकम कितनी गिवन थी, R1 पे इनकम गिवन थी Y1। अब पॉइंट में क्या लिखा था कि GDP की चेंज आने की वजह से क्या हुआ, तो पहले तो GDP को बढ़ा दो। GDP को मैंने बढ़ाया Y1 से कितना, Y2। और जैसे ही GDP को बढ़ाया तो हमने देखा हमारी सेंसिटिविटी कितनी थी, हायर थी। हायर सेंसिटिविटी के चलते हमारा मनी डिमांड कर्व बहुत ज़्यादा राइटवर्ड शिफ्ट होगा और आपको दिख रहा है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना ज़्यादा इंक्रीज़ कर गया। ये आपका नया रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसको आप R2 मार्क कर सकते हो। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 से इंक्रीज़ होकर कितना हो गया, यहाँ पर आ गया R2। क्यों, क्योंकि आपका मनी डिमांड कर्व शिफ्ट कर गया है टू L2। इसी R2 को हमने यहाँ पे बना देना है और ये R2 किसके साथ मैच कर रहा है, दिस Y2। तो हमारा एक ये पॉइंट आ गया LM का, एक ये पॉइंट, इसको ज्वाइन करके ये जो येलो लाइन है जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है, अब ये हमारा बन गया LM कर्व और ये कंपैरेटिवली स्टीपर है। आप एक और केस देखो, अगर इनकम के इंक्रीज होने से अगर हमारी सेंसिटिविटी कम होती तो हमारा मनी डिमांड कर्व कितना शिफ्ट होता, कंपैरेटिवली कम। ये जो मैंने नेक्स्ट लाइन बनाई है इन दोनों के बीच में, दिस वन, ये हमारा न्यू मनी डिमांड कर्व होता, जो कि मेरे मनी सप्लाई को कट कर रहा है यहाँ पे। तो ये जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया, उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम यहाँ कैरी फॉरवर्ड करते और वो किसके साथ मैच करता, ये Y2 इनकम लेवल के साथ, और हमारा ये नया पॉइंट निकल कर आता, दिस वन। और जब हम इस पॉइंट को ज्वाइन करते विद द एग्जिस्टिंग पॉइंट तो हमारा LM कर्व कुछ ऐसा निकलता। ये वाला जो LM कर्व है ये हमारा कंपैरेटिवली क्या है, फ्लैटर है। और ये फ्लैटर क्यों है, क्योंकि हमारी सेंसिटिविटी क्या थी, यहाँ पर कम थी। तो इस डायग्राम से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से मनी डिमांड में क्या चेंज आ रहा है, तो यहाँ पे हम कौन सी मनी डिमांड की बात कर रहे हैं, स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी। हेयर वी आर टेकिंग स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी, क्योंकि ये रिलेशनशिप दिखाता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के बीच में। कैसा रिलेशनशिप, नेगेटिव रिलेशनशिप। क्लियर। अब आप फर्स्ट पॉइंट पढ़ सकते हो, दिस इज वेरी सिंपल। हायर द सेंसिटिविटी ऑफ मनी डिमांड टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट के चेंज होने से आपकी मनी डिमांड बहुत ज़्यादा क्विकली चेंज हो रही है, तो उसी की वजह से आपका मनी डिमांड कर्व का स्लोप डिटरमाइन होगा, जो कि होगा फ्लैटर। और अगर ये आपकी सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है तो आपको बहुत थोड़े से रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपका मनी डिमांड कर्व क्या करेगा, बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि सेंसिटिविटी इतनी हाई है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में थोड़ा सा भी चेंज आपका काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज लेकर आएगा या लार्ज चेंज लेकर आएगा मनी डिमांड कर्व में, और आपका LM कर्व कैसा बन जाएगा, फ्लैटर।
नाउ कम्स द लास्ट टॉपिक इन एलएम। यहाँ पे हम पढ़ेंगे शिफ्ट इन एलएम कर्व। हमारा एलएम कर्व शिफ्ट क्यों करता है, उसका क्या रीजन है? तो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, सिंपल सा, कि मनी सप्लाई में चेंज होने की वजह से हमारा एलएम कर्व क्या करता है, शिफ्ट करता है। अगर मनी सप्लाई हमारी इंक्रीज हो रही है तो एलएम हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। अगर हमारी मनी सप्लाई रिड्यूस हो रही है तो हमारा एलएम कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। आइए देखते हैं इसको डायग्राम से। For the case of shift, again we are taking two panels, panel A and panel B. यहाँ पे again we are taking the same variables, rate of interest on the y-axis और x-axis पे हमने लिया quantity of money and real GDP. अब हमने curves बनाए हैं। पैनल A में हम दिखा रहे हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, तो ये हमारा है मनी सप्लाई कर्व M1 and this is the money demand curve. Money demand curve also known as liquidity preference, तो हमने लेबल कर दिया L। ओके यहाँ से हमारा इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम E, जिसने हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया R1। अब स्टूडेंट्स टॉपिक है शिफ्ट का, तो सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि शिफ्ट होता ही क्यों है। तो यहाँ से हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बना लिया हमारा एलएम कर्व। नाउ दिस एलएम कर्व इज गिवन टू यू, ये आपको डिराइव नहीं करना है, क्लियर? तो ये हमने जो पहले डेरिवेशन करी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट इनकम को चेंज करके, तो हमने एलएम कर्व को डिराइव किया था। अब हमें वो नहीं करना, अब हमारी इनकम जो है वो चेंज नहीं होगी, क्लियर? एट द सेम इनकम लेवल हमें ये देखना है कि ऐसे क्या वेरिएबल्स में चेंजेस आते हैं कि हमारा एलएम कर्व कभी राइटवर्ड और कभी लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि इनकम लेवल को चेंज नहीं करना। एलएम कर्व के डेरिवेशन में सबसे मेजर रोल रियल जीडीपी का था, उसके चेंज होने की वजह से ही पूरे प्रोसेस में चेंज हुआ था और एलएम हमारा क्या हो रहा था, डिराइव हो रहा था। यहाँ पे हमें इस इक्विलिब्रियम जीडीपी लेवल को y1 ही रखना है। सो देर आर सर्टेन अदर वेरिएबल्स। अब वो अदर वेरिएबल्स क्या हैं एलएम कर्व के केस में? सो दैट इज द मनी सप्लाई कर्व। अब हमारा मनी सप्लाई कर्व कभी राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से हमारा एलएम कर्व में क्या होगा, शिफ्ट। तो पहले हमने करा मनी सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट, ये हमने कर दिया राइटवर्ड शिफ्ट। इसको हम मार्क कर सकते हैं M2। जैसे ही हमने मनी सप्लाई को शिफ्ट करा राइटवर्ड, तो उसने हमें नया इंटरसेक्शन दे दिया, कहाँ पर, एट पॉइंट E। इसको हम 1 ले लेते हैं, दिस इज E2। तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया, E2 पे, और वहां पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है, तो उसको भी हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट R2। अब R2 रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने डायरेक्टली चेंज नहीं करा है, मनी सप्लाई के राइटवर्ड शिफ्ट होने की वजह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ रहा है एंड मोर ओवर आपकी इनकम में भी कोई चेंज नहीं आया है। तो अगर हम बात करें कि इसको अगर हम आगे एक्सटेंड करते हैं, हमने इसको यहाँ पे मार्क कर दिया R2। अब ये R2 किसके साथ मैच कर रहा है, सेम इनकम लेवल, किसके साथ, y1 के साथ। इसके साथ कोई अलग से इनकम हमें बनाने की जरूरत नहीं है, वो डेरिवेशन का पार्ट था। डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी हमारी सेम इनकम हमें गिवन है, तो y1 और R2 के साथ अगर हम पॉइंट बनाएंगे तो ये पॉइंट निकल कर आएगा। तो पहले वाले पॉइंट को मार्क कर लो, E1 डैश इसके कॉरेस्पॉन्डिंग था ये, और E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकला ये वाला पॉइंट, इसको हमने मार्क कर लिया E2 डैश। इसका ये मतलब हो गया कि R2 अब हमें y1 के साथ एक पॉइंट दे रहा है। दैट मीन्स ड्यू टू द शिफ्ट ऑफ द मनी सप्लाई कर्व आपका एलएम कर्व भी क्या कर जाएगा, शिफ्ट कर जाएगा, और कहां पर, राइटवर्ड। तो ये हमने कर दिया हमारे एलएम को शिफ्ट, वेयर, टू द राइट। सो ये आपका हो गया एक केस, LM1। सिमिलरली एट द सेम इनकम लेवल अगर आपका मनी सप्लाई रिड्यूस कर जाता है, मनी सप्लाई रिड्यूस करेगा तो मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट कर जाएगा हमारा लेफ्टवर्ड। जैसे ही मनी सप्लाई कर्व शिफ्ट करा लेफ्टवर्ड, तो इसको हमने नाम दे दिया M3, और इसने हमें नया इक्विलिब्रियम कहाँ दिया, एट दिस पॉइंट। इसको मार्क कर लीजिए E3। इस इक्विलिब्रियम पॉइंट से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो गया है और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया है R3। इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को अगर हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो यहाँ पर भी हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने लिख दिया R3। अब इस R3 रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कौन सी इनकम मैच कर रही है, अगेन इक्विलिब्रियम लेवल y1। अब यहाँ पर जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिक्रीज या इंक्रीज आ रहा है उसमें इनकम का कोई रोल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मनी सप्लाई कर्व के राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने की वजह से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। और जैसे ही हमारा मनी सप्लाई कर्व इस केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो हमारा क्या हो जाएगा, आप क्या कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के लिए ना, इसको पहले ही आप एक
वर्टिकल लाइन बना सकते हो, क्योंकि इनकम को तो चेंज करना ही नहीं है। अब इस इनकम के साथ हमारा नया रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आया ये, तो आप इसको यहाँ से मार्क करेंगे और ये आपको पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट को हम नाम देंगे E3 डैश। अब E3 डैश से पास होता हुआ आपको क्या बनाना है, एक न्यू LM कर्व। हमने बना दिया न्यू LM कर्व। सो आपका ये रहा न्यू LM कर्व। सो दिस इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट ऑफ द LM कर्व। Okay, this is my LM2. So this is the leftward shift and this is the rightward shift. अब आपको यहाँ पे शिफ्ट में गैप दिख रहा है, उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपका मनी डिमांड कर्व के साथ मनी सप्लाई कहाँ पे इंटरसेक्शन दे रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, उसके हिसाब से आपकी शिफ्ट होती है। अगर मैं मनी सप्लाई कर्व को बहुत ज्यादा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दूंगी तो ये गैप भी बहुत ज्यादा आ जाएगा। बट द थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज सिंपल, दैट मनी सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, LM कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा। मनी सप्लाई कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, LM आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। एंड लास्ट थिंग, हम अज्यूम कर रहे हैं कि रियल GDP में कोई भी चेंज नहीं है। सो यहाँ पे खत्म हो जाता है आपका शिफ्ट इन LM कर्व। So students, with this I conclude this video. In this video we have covered in detail about the LM curve. In the next video we are going to combine the IS curve and LM curve, और उसमें हम समझेंगे कि कैसे हमारा निकलता है simultaneous determination of rate of interest and equilibrium GDP. Till then, students revise from these videos and happy learning.